Hello everyone. Last lecture we have started discussion about circular motion. वैसे तो लास्ट नहीं, लास्ट बहुत सारे हो गए, आई थिंक 4 लेक्चर हो गए रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। और फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर हम जो पार्ट, जो कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसमें एकदम सिंपल बातें चल रही है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली अबाउट काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। और हम बहुत पहले डिसाइड कर चुके हैं कि जब अपन काइनेमेटिक्स की बात करेंगे तो हमें सिर्फ 3 कंसेप्ट के अबाउट डिस्कस करना है, एक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन पढ़ते टाइम यहाँ पे एक स्मॉल चेंज होता है। कौन सा चेंज होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन थे हमें वही पढ़ने हैं, लेकिन जब हम ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते हैं तो इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन यहाँ पे जो मोशन हो रही है वो सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर हो रही है। तो यहाँ पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी वन रिवॉल्यूशन जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वो 0 बनता है। इसलिए हम एक छोटी सी अरेंजमेंट करते हैं कि जो होने वाला डिस्प्लेसमेंट है, जो वहां पे वेलोसिटी होगी या फिर जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसको सेंटर पे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियस इन टर्म्स ऑफ एंगल। इसलिए डिस्प्लेसमेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नोटेशन था थीटा। उसका फॉर्मूला हमने देखा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यानी s इक्वल्स टू r थीटा। और ये फॉर्मूला वहां पे रिप्रेजेंट करता है कि s एंड थीटा बोथ आर सेम, बस उनको कनेक्ट करने वाला रेडियस है, यानी जो सरकमफरेंस पे हो रहा था वही सेंटर पे हो रहा है। उसके बाद हमने एसआई यूनिट देखा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। व्हाट वाज एसआई यूनिट? रेडियन। डायमेंशंस नहीं थे उसको, स्केलर या वेक्टर? स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। तो वेक्टर अगर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है तो इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, अगर फाइनाइट है तो स्केलर क्वांटिटी। यानी कि अगर सीधा बोलना है तो जनरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये स्केलर ही है, बट हमें एंगुलर वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी डिराइव करने के लिए हम पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई करते हैं कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट हमने एकदम छोटे से टाइम इंटरवल में मेजर किया है तो ये भी छोटा होगा, एंड जब ये छोटा होगा, कितना छोटा? बहुत ज्यादा छोटा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, तब जाके ये क्वांटिटी वेक्टर बनेगी। एंड ये वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। क्या एक्सप्लेन करता है? वहां से स्टेटमेंट तो आ जाएगा। हमने एक बात थी उसके ऊपर फोकस किया था कि हर बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वो सेम रहती है एंड इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बस वहां पे सर्कुलर मोशन की जो डायरेक्शन है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो आउटवर्ड आएगा, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड जाएगा। ठीक है। देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद में हमने इंट्रोड्यूस किया था एंगुलर वेलोसिटी को। इंट्रोड्यूस करते टाइम, डिफाइन करते टाइम ही हम एक स्पेशल कंडीशन यूज करते थे कि लिमिटिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्यों? वही बात है कि अगर नॉर्मल फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो वो स्केलर है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है, तो इस वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी को डिराइव करने के लिए हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी वेक्टर लगेगा। इसलिए हमने लिमिट वाला एक्सप्रेशन यूज किया था कि ओमेगा वेक्टर इक्वल्स टू लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ऑफ डेल्टा थीटा वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। सिंप्लीफाई करके फॉर्मूले मिले थे, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज थीटा बाई टी, या फिर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है तो 2 पाई बाई टी, अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में दिया है वेरिएबल्स के फॉर्म में तो डी थीटा बाई डी टी, अगर लीनियर वेलोसिटी के टर्म में दे रहे तो ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर, एंड इन सबसे इंपॉर्टेंट आता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर डेटा गिवन है तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन। बस ये फ्रीक्वेंसी में एक कंडीशन थी, हर बार क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी इन टर्म्स ऑफ आरपीएम एंड आरपीएम को पहली स्टेप में हमें करना क्या पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा आरपीएस में। कैसे? वेरी गुड। उसके बाद में एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट आता है रेडियन पर सेकंड, डायमेंशंस बनते हैं t-1। अगेन इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर थी इसलिए तो इतना सारा रिकामा हम कम कर रहे थे। ठीक है। और यहाँ पे अगेन इस वेक्टर की डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है राइट हैंड थंब रूल? फिर से वही कि इमेजिन द एक्स ऑफ रोटेशन इज टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड सच दैट स्ट्रेच्ड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ, or stretched thumb is stretched along axis of rotation, then if curl finger gives the direction of sense of rotation, then thumb will give the direction of angular displacement, angular velocity as well as angular acceleration। यानी कि यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि एंगुलर वेलोसिटी का अब ये स्टेटमेंट जो है आज के लेक्चर में हमें बहुत काम में आने वाला है
कि एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, किसी भी हालत में एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, और वो कहां पे होगी? अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल एंड अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस करने के लिए हमने अर्थ, आवर एंड मिनट एंड सेकंड्स एंड इनके लिए देखा था कि इनके रिवॉल्यूशन का पीरियोडिक टाइम फिक्स है, इसलिए इनकी एंगुलर वेलोसिटी भी फिक्स है। तो उनके एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो, उनके एंगुलर वेलोसिटी की रिलेटिव वेलोसिटी या फिर पर्टिकुलर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब बातें, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं एंड आपने एसबीटी में भी सॉल्व किए थे। अब जैसे एंगुलर वेलोसिटी हो गई, उसके बाद में लास्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोड्यूस किया था दैट वाज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब जैसे हमारा एक्सेलरेशन हुआ करता था वही है, चेंज इन वेलोसिटी था, बस बोलना पड़ेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम डिनोटेड बाय अल्फा, गिवन बाय अल्फा इक्वल्स टू, बोलो, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, या फिर डी ओमेगा बाय डी टी, या फिर ए अपॉन आर। इसका ऐसा यूनिट डायमेंशंस टी माइनस 2, स्केलर या वेक्टर है? वेक्टर। इसकी डायरेक्शन अगेन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, यानी कि हम इन जनरल बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी सेम एज दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, बट एक कंडीशन थी जिसको स्टार मार्क करके लिख के दिया था कि इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देन इट विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, बट अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन विल एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से अल्फा इंट्रोड्यूस होने के बाद फिर हम गए थे काइनेमेटिकल इक्वेशन के ऊपर। वहां पे हमने देखा था कि बेसिक 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन जो अपन 1D में यूज कर चुके हैं या फिर जो आपको 7th स्टैंडर्ड से मालूम है वही सारे हैं। v इक्वल टू यू प्लस एटी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। रिप्लेसमेंट होगी u रिप्लेस बाय ओमेगा नॉट, v रिप्लेस बाय ओमेगा, t रिप्लेस बाय टी, t, s रिप्लेस बाय थीटा, a रिप्लेस बाय थीटा, हो गया a अल्फा अल्फा हो गया। और उसके ऊपर से फिर काइनेमेटिकल इक्वेशन बने थे, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, बीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और इसी काइनेमेटिकल इक्वेशन से रिलेटेड यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे के लेक्चर में हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, ठीक है। तो आगे काइनेमेटिक्स से रिलेटेड सेम टर्म हमें आज डिस्कस करनी है, लेकिन ये जो पॉइंट है फिर सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स से या फिर डायनामिक्स से पूरा सर्कुलर मोशन मिला के सबसे इसेंशियल, इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजिंग एंड जिसको अपन बोलेंगे कि जिसके ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशंस डिपेंड करते हैं, वो पॉइंट हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपका जो कंसंट्रेशन है वो आपको डबल करना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा। मतलब है सिंपल, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कितना भी प्रैक्टिस कर लो, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप मिस्टेक कर ही देते हो। आप मतलब हर कोई मिस्टेक कर ही देता है, तो वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, जो मैं लिख के दे रहा हूं, उसके ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। सो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अबाउट आज का न्यू पॉइंट। लेकिन उस पॉइंट को पढ़ाने के लिए मुझे पहले एक बार एक्सेलरेशन को थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जो पॉइंट हम आज पढ़ने वाले हैं वो है एक्सेलरेशंस इन द सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के एक्सेलरेशन को पढ़ने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा एक्सेलरेशन को। तो एक बार बोलो फिर से, इन जनरल एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को डिफाइन करते टाइम हम चेंज इन स्पीड कभी नहीं बोलते, हम बोलते क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अब मुझे बोलो, स्पीड एंड वेलोसिटी सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। फिजिक्स में एक बात याद रखना है कि दो टर्मिनोलॉजी सेम टर्म के लिए कभी यूज नहीं होगी, ठीक है ना। अगर दो टर्म यूज हो रही है तो वो क्वांटिटी डिफरेंट ही होती है। क्या डिफरेंस है स्पीड एंड वेलोसिटी में? वेलोसिटी में डायरेक्शन है और डायरेक्शन। एक्सेलेंट। वेलोसिटी वेक्टर है, यहाँ पे डायरेक्शन को कंसीडर करना ही पड़ेगा। स्पीड स्केलर है, डायरेक्शन नहीं कोई फर्क पड़त नहीं, ठीक है। तो यानी कि इस डिस्कशन के ऊपर से मैं कुछ पॉइंट कंक्लूड कर सकता हूं, वो ऐसे है कि एक्सेलरेशन will be induced. Acceleration will be induced if acceleration induced होगा। कब induced होगा? क्या लिखूं मैं आगे? if, बोलो, बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन।
कौन बोला ये ऐसे डायरेक्ट सर्कुलर मोशन कहां से आ गई? इन जनरल चल रहा है अपना डिस्कशन, अभी सर्कुलर मोशन से रिलेटेड बात नहीं चल रही है। एक्सेलरेशन कब इंड्यूस होगा? क्या नॉलेज है आपको एक्सेलरेशन के बारे में? जब वेलोसिटी चेंज होगी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन विल बी इंड्यूस्ड इफ एंड ओनली इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। लेकिन वेलोसिटी कब चेंज होती है? एज इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, ये चेंज होने के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन होगी कि जैसे सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो हम उसको वेलोसिटी का चेंज बोल सकते हैं क्या? यस और नो? वंस अगेन, if only magnitude of velocity is changing, it means वहां पे एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? होगा। कंफर्म होगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है एंड सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी तो एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा क्या? नहीं। होगा, कंफर्म होगा बेटा। इसलिए तो अपन एक्सेलरेशन को डिफाइन करते टाइम चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं। अगर डायरेक्शन के चेंज होने से एक्सेलरेशन इंड्यूस नहीं होता है तो हम उसको स्पीड भी बोल सकते थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था फिर वहां पे। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि वेलोसिटी चेंज होगी मतलब सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बदल सकता है, डायरेक्शन कांस्टेंट हो सकती है, जो बात अपन 1D में पढ़ चुके हैं। या फिर वहां पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ये बात हम सर्कुलर मोशन में पढ़ने वाले हैं। या फिर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी चेंज हो सकते हैं। आइडिया आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। Once again, I will repeat my statement कि velocity can be changed in 3 ways. Number 1, only magnitude of velocity is changing but direction is constant. Number 2, only direction is changing but magnitude of velocity is constant. And number 3, both magnitude as well as direction are changing. तीनों भी केस में क्या इंड्यूस्ड होगा? एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा। तीनों भी केस में क्या इंड्यूस्ड होगा? एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा। आइडिया आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे इसी पॉइंट से रिलेटेड आज का हमारा लेक्चर रहेगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक्सेलरेशन विल बी इंड्यूस्ड इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग बट डायरेक्शन ऑफ velocity is constant। सब एग्री कर रहे हैं इस पॉइंट से? किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे? यस सर। ये बात तो अपन बचपन से जानते हैं कि मैग्नीट्यूड चेंज होगा मतलब एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होने ही वाला है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसके साथ में ये और एक पॉइंट लिख सकता हूं, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, magnitude of velocity is constant but direction of velocity is changing। अभी इतने डिस्कशन के बाद इससे भी सब लोगों को एग्री करना पड़ेगा। किसी को है कंफ्यूजन सेकंड पॉइंट में? नो सर। कुछ इश्यू नहीं है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि देखो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे भी बदल सकती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलेगा या फिर सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी, या फिर वहां पे क्या हो सकता है? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। अब यहां पे हर बार मैंने वेलोसिटी लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? मैंने एंगुलर वेलोसिटी को लिखा ही नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इट मींस? सिर्फ अगर मैं वेलोसिटी लिख रहा हूं मतलब ये जो डिस्कशन चल रहा है वो अपनी सादी वाली रेगुलर वाली वेलोसिटी है जो अपन 7th 8th 9th 10th 11 एंड 1D में भी पढ़ चुके हैं। एंगुलर वेलोसिटी का डिस्कशन अभी तक हुआ ही नहीं इस पॉइंट में। कौन से पॉइंट में? एक्सेलरेशन वाले पॉइंट में। मतलब जो इन जनरल वेलोसिटी होती है, अब जो वेलोसिटी अपन डिस्कस कर रहे हैं उसको बोला जाता है लीनियर वेलोसिटी या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या बोला जाता है? लीनियर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? बोलो।
सिर्फ वेलोसिटी जो अपन ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर वो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर आती है तो वहां पे मैं एंगुलर वेलोसिटी ये वर्ड एज ऐड करूंगा। अगर वहां पे स्पेसिफिकली ओमेगा लिखा है या फिर थीटा के टर्म में डेटा दिया है या फिर एंगुलर वेलोसिटी ऐसे क्लियरली बोला है, तो उसी का मतलब होगा जो सेंटर पे अपन डिस्कस कर रहे हैं, सेंटर पे अपन कंसीडर कर रहे हैं वो वेलोसिटी। उसको छोड़ के अगर इन जनरल इस तरह की वेलोसिटी की बातें अगर हो रही है, इसका मतलब जो ट्रांसलेशनल मोशन में थी, जो अपन पहले से पढ़ रहे हैं, जो अपन मालूम है पहले से और जो यूज कर चुके हैं, जिसके क्वेश्चन अपन पहले टॉपिक में भी सॉल्व कर चुके हैं, वही वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कब इंड्यूस्ड होगा, इसकी बस मैंने केसेस यहाँ पे लिखी है बोर्ड पे। सब लोगों को क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो, जब अपन सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, जब अपन सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, तो हमारा डिस्कशन लिमिटेड होता है जहां पे पार्टिकल को मूव होने के लिए एक ही पाथ है, जिसको अपन बोलते हैं एज ए सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफरेंस। मतलब पार्टिकल इस पाथ को छोड़ के दूसरे पाथ पे ट्रैवल ही नहीं कर सकता, एंड जहां पे सर्कल आता है उसके साथ सेंटर आना ही होगा सेंटर को, और सेंटर के साथ सरकमफरेंस को कनेक्ट करने के लिए वहां पे रेडियस कंपलसरी होती है। क्लियर? यस सर। तो अगर पार्टिकल सरकमफरेंस के ऊपर ट्रैवल कर रहा है और मैं एक डायरेक्शन ले रहा हूं कि पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम जब हमारा डिस्कशन चालू है, तो अगर पार्टिकल ए के ऊपर लोकेटेड है, तो ए के ऊपर पार्टिकल है, बाद में वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सरकमफरेंस के अलावा मूव होने वाला है, तो इस ए के ऊपर जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन मैं कैसे शो करूंगा, मुझे कैसे मालूम होगी? इज Tangent. वेरी गुड। कहां पे होगी? अलोंग टेंजेंट होगी। ठीक है, तो यहां पे अगर मुझे ए इस पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए तो उसकी डायरेक्शन कंफर्म कंपलसरी उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब टेंजेंट मतलब सबको मालूम है, स्ट्रेट लाइन जो कर्व को एक ही पॉइंट में टच करती है, वो ड्रॉ करेंगे तो हमें इस वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे बोला होता कि पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है इस तरह से, फिर से ये सेंटर है, ये रेडियस है r, पार्टिकल अगर ए पॉइंट पे है, तो अब अगर मुझे यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डाउनवर्ड के वाला Downward. टेंजेंट ही ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड जाएगी, यानी इस कंडीशन में वी ए अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। क्लियर है सबको? यस। थोड़ी देर बाद वही पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर आ गया बी, तो अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करूंगा मैं? लेफ्ट। लेफ्ट, लेकिन अलोंग टेंजेंट है ना, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट ही ड्रॉ करना पड़ेगा। सो और एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और ये बनेगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट बी। है क्लियर? यस सर। उसी तरह से अगर ये क्लॉकवाइज मोशन में पार्टिकल बी के ऊपर है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी टेंजेंट ही शो करेगा। थोड़ी देर बाद अगर पार्टिकल सी के ऊपर आ गया, अब यहाँ पे मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? फिर से Tangent. डाउनवर्ड। अगेन टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे टेंजेंट आएगा डाउनवर्ड, तो ये बन गई वीसी की डायरेक्शन। यहाँ पे अगर पॉइंट ए बी सी अगर यहाँ पे लेंगे तो ये टेंजेंट ऊपर आएगा, ये बनेगी डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट सी। क्लियर? यस सर। आगे जाके मैं और एक पॉइंट लूंगा यहाँ पे डी, और यहाँ पे मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो क्या करना होगा? फिर से राइट साइड लेंगे। राइट साइड में क्या? Tangent. टेंजेंट, तो ये बन गई वेलोसिटी एट पॉइंट डी। वही पॉइंट अगर यहाँ पे भी लेना है मुझे डी, तो यहाँ पे क्या करना होगा? लेफ्ट साइड अलोंग टेंजेंट। एक मिनट, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज मतलब ऐसी है, तो इस डायरेक्शन में मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। दोनों डायग्राम क्लियर है सबको? यस यस सर। तो ये डायग्राम में जो मैंने शो किया है उसके ऊपर को मतलब पूरे डिस्कशन को मुझे एक स्टेटमेंट में कंक्लूड करना है, और आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कंक्लूजन फ्रॉम यू। कौन कर सकता है कंक्लूड? वेलोसिटी के डायरेक्शन के अबाउट कुछ तो बोलना है इतने डिस्कशन से। नो वन? सनी, शिवम, मयूरी, कल्याणी? The direction of the velocity is always tangent. वेरी गुड। उसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग। प्रथमेश करेक्ट है, वो बाकी स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, बस इतने डिस्कशन से मुझे एक ही पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है कि जब भी पार्टिकल
सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की पोजीशन अगर चेंज हो गई तो उसके पोजीशन के चेंज होने से वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो भी चेंज चेंज होती है। मतलब एवरी पॉइंट पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें मालूम है किसी भी कर्व को टेंजेंट हम एक पॉइंट पे एक ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर पॉइंट बदल गया तो टेंजेंट बदलेगा, टेंजेंट बदलेगा मतलब कौन बदलेगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी। आइडिया आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो इसने सारे डिस्कशन के ऊपर से अब मैं यहाँ पे फाइनली कंक्लूड कर सकता हूं, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, in case of circular motion, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, या फिर उसको लीनियर वेलोसिटी बोलो या फिर उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलो, क्या बोलना पड़ेगा आगे? इज चेंजिंग। चेंजिंग। एक्सलेंट, वेरी गुड। तो ये छाप लो एकदम ब्रेन में अच्छे से कि सर्कुलर मोशन अगर है तो वहां पे बाकी कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंपलसरी जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है उस पार्टिकल के लीनियर या फिर टेंजेंशियल या फिर जनरल वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज चेंज होती है। यानी सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती। अगर ये हमें मालूम हो गया तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। यहां पे हमने देखा है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी वहां पे क्या इंड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन। तो अगर सर्कुलर मोशन में आपको बोला है कि पार्टिकल जो है अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो वहां पे एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। होगा सर। होगा। फिर से एक बार, अगर पार्टिकल सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर मोशन परफॉर्म कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो वहां पे एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा या नहीं होगा? होगा यस सर। सर होगा। 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 स्वप्निल, होगा या नहीं होगा? कोई है क्या अभी नहीं होगा वो बोलने पता वाला? कोई नहीं है सर। क्या? सब सेटिस्फाई कर रहे हैं इससे कि एक्सेलरेशन विल बी इंड्यूस्ड इफ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग इट्स मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आ रहा है कि सर्कुलर मोशन में स्पीड यूनिफॉर्म है फिर भी वहां पे एक्सेलरेशन कंपलसरी इंड्यूस्ड होता ही है क्लियर? यस सर। यस सर। तो यस सर। ये सारा स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस। चलो ले लो, जिसने नहीं लेता रद्द कर रहा हूं मैं। Yes, sir. तो इस सारे डिस्कशन से अब मैं टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कंक्लूड करने वाला हूं, इंट्रोड्यूस करने वाला हूं कि वहां पे सर्कुलर मोशन कोई भी है। अब एक्चुअल में सर्कुलर मोशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी यूसीएम, दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी नॉन यूसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। जो सर्कुलर मोशन होती है बेसिकली उसके दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसमें नंबर 1 होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है इसको इन शॉर्ट आगे से हम क्वेश्चन में भी और डिस्कशन में भी सिर्फ यूसीएम बोलने वाले हैं। यूसीएम, यूसीएम का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या होगा? मोशन ऑफ द बॉडी, बोलो बोलो क्या लिखना है मुझे आगे बोलो जिसको मालूम है। मोशन ऑफ द बॉडी along circumference of the circle with, क्या लिखूं मैं आगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कांस्टेंट स्पीड। क्या यूनिफॉर्म कांस्टेंट क्या? वेलोसिटी। विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल देंगे बेटा तो वहां पे डायरेक्शन को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, लेकिन सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो कांस्टेंट होती ही नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी। नो, कांस्टेंट स्पीड। स्पीड। स्पीड, वेरी गुड।
विथ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। मैंने यहाँ पे वेलोसिटी को छोड़ के स्पीड लिखा है और यहाँ पे क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि बात सिर्फ मैग्नीट्यूड की चल रही है, डायरेक्शन का पार्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती है। कौन कांस्टेंट है, कौन यूनिफॉर्म है? एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोलो, नहीं तो स्पीड बोलो। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोलो, नहीं तो स्पीड बोलो। है क्लियर सबको? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Yes, sir. तो सर्कुलर मोशन में अगर उसको यूनिफॉर्म बोला है तो उसका मतलब यूनिफॉर्म सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, यूनिफॉर्म सिर्फ स्पीड होगी, लेकिन वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसके लिए हमने पहले की सारी बातें डिस्कस की थी। ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम यहां पे? यस, नो? No, sir. No, sir. No, sir. तो जैसे यूनिफॉर्म होती है, दूसरी आएगी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसको अपन आगे से बोलेंगे नॉन यूसीएम। तो ये नॉन यूसीएम के डेफिनेशन में क्या लिखना पड़ेगा? अब ये तो स्टेटमेंट बोल सकते हो, With non-uniform speed. motion of the body along circumference of the circle with, क्या लिखो आगे? Non-uniform speed. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर हम उसको लिख सकते हैं विथ वेरिएबल स्पीड, विथ वेरिएबल स्पीड। ठीक है क्लियर सबको? फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सब कुछ बदलने वाला है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी बदलने वाला है, डायरेक्शन भी बदलने वाली है, लेकिन अगर वहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला है तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन ऑलवेज चेंज होने वाली है, जो इससे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। सर यस सर दोनों में एक्सीलरेशन इंड्यूस्ड होगा ना? यस, कंफर्म होगा। चलो हो गया स्क्रीनशॉट? तेजस, हाँ sir. तो ये हो गए टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जैसे स्वप्निल ने बोला है अभी, वही हम कंक्लूड करने वाले हैं कि सर्कुलर मोशन कौन सी भी होने दो। अब सर्कुलर मोशन के दो ही टाइप है, दो टाइप छोड़ के कोई सर्कुलर मोशन होती ही नहीं है। एक यूसीएम है, दूसरी नॉन यूसीएम है। एक नॉन यूसीएम है, दूसरी यूसीएम है। एक यूसीएम है, दूसरी नॉन यूसीएम है। और यहाँ पे जो हमने अभी दो स्टेटमेंट में इनको डिफाइन किया था, यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सर्कुलर मोशन यूसीएम है या फिर नॉन यूसीएम है, फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे कंफर्म कंपल्सरी एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता ही है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, हाँ ठीक है कल्याणी, देखो क्या बोला मैंने कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन एवरी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन विल बी इंड्यूस्ड। तो इसका ही स्टेटमेंट, मतलब इसका ही कंक्लूजन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो एकदम गोल्डन पॉइंट है, जो हमें बहुत सारे टॉपिक में आगे भी लगने वाला है, और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए अभी, कि एवरी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, एवरी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन is an accelerated motion, is an accelerated motion। है क्लियर सबको? यस नो? Yes, sir. मतलब सर्कुलर मोशन किसी भी टाइप की कहीं पे भी देने दो, हर बार वो मोशन जो है अगर वो सर्कुलर है तो वहां पे एक्सेलरेशन कंपलसरी होगा। एक्सेलरेशन के बिना सर्कुलर मोशन होती ही नहीं है। यही पॉइंट हमें काइनेमेटिक्स को काइनेटिक्स के डायनेमिक्स के साथ कनेक्ट करने के लिए हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो एकदम गोल्डन रूल ये सर्कुलर मोशन का कि एवरी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, एवरी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, एवरी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। छप गया अभी? एवरी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब देखो
जो अभी 2 पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके हैं, कौन से, एक्सेलरेशन के बारे में एंड सर्कुलर मोशन के टाइप्स के बारे में। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज के लेक्चर में हमें सबसे ज्यादा उनके ऊपर वर्क करना था, फोकस करना था, उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, तो बात सिर्फ सर्कुलर मोशन की अगर चल रही है तो पहले मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी यूसीएम, इसका मतलब क्या होता है? कम ऑन फास्ट, व्हाट इज यूसीएम? Motion of the body along circumference of the circle with uniform speed. वेरी गुड, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर यहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, जिसको टॉपिक में हम बोलने वाले हैं एज ए टी। एटी का मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एटी का मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लिख देता हूं यहाँ पे, ए सफिक्स टी है, इसका मतलब होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो सरकमफेरेंस पे बॉडी मूव हो रही है उसका एक्सेलरेशन। ये टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, जो सरकमफेरेंस पे ही हम कंसीडर कर रहे हैं वो वाला एक्सेलरेशन मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो आप मुझे आंसर बोलने वाले हैं अभी कि अगर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर है और वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड जो प्रोड्यूस होता है उसको अपन बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब है क्या? एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना होता है? यूनिफॉर्म Zero. नो, Zero. So uniform acceleration. जीरो 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 जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि देखो, मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड के कांस्टेंट होने से वहां पे मैग्नीट्यूड के चेंज होने वाला एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड नहीं होगा। इस पॉइंट को पहले क्लियर करो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें मालूम है कि चेंज इन मैग्नीट्यूड होता ही नहीं है, और जो चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से इंड्यूस्ड होने वाला एक्सेलरेशन है उसको अपन बोलते हैं एटी। तो यहाँ पे एटी की वैल्यू कितनी रहेगी? 0 रहेगी। सबको क्लिक हो रहा है? ये सबको क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी इसको मतलब ब्रेन में प्रिंट ही कर दो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है 80 0, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है 80 0, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है 80 0, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है 80 0। मैं एक्सेलरेशन 0 नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ एक टाइप का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, ये मैं बोल रहा हूं। ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि ये एक्सेलरेशन कभी कभी इंड्यूस होता है चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से, कभी कभी इंड्यूस होता है चेंज इन डायरेक्शन की वजह से। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू change in direction, acceleration due to change in direction। और इस एक्सेलरेशन को बोला जाता है AR और AC। इसका मतलब होता है रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो ऑलवेज एक्ट होगा, always acts along the radius, always act होगा along the radius and towards center of circle। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉपिक का। ठीक है, इसको स्टार मार्क भी कर दे रहा हूं मैं। ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सेलरेशन जो आपने लाइफ में पहले कभी सुना नहीं होगा, मालूम नहीं होगा, अगर सुना भी होगा तो भी इतने अच्छे से उसको आपने प्रिपेयर नहीं किया होगा, वो वाला एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे देखा है। दैट इज एक्सेलरेशन जो इंड्यूस्ड होगा ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। लेकिन सर्कुलर मोशन में हमने इससे पहले 15 मिनट वही डिस्कस किया है कि सर्कुलर मोशन में एवरी टाइम, हर बार डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंफर्म चेंज होती है, एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के चेंज होने से जो एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है उसको अपन बोल रहे हैं यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, विच इज डिनोटेड बाय ए सफिक्स आर और ए सफिक्स सी। ये एसी है, ठीक है ना, एसी, सी फॉर सेंट्रीपिटल, या फिर उसको एआर भी बोला जाता है, आर फॉर रेडियल। और ये कंपल्सरी एक्ट होता है रेडियस के अलोंग एंड जिसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर, जिसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर। देखो क्लियर हो रहा है कि ये
क्योंकि आज की एसबीटी सारे के सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर आने वाले हैं, ठीक है। रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों इंड्यूस्ड होगा? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। लेकिन सर्कुलर मोशन में हर बार डायरेक्शन चेंज होनी होती है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में ये ए आर है या फिर ये ए सी है, कभी भी जीरो नहीं होगा, वॉट एवर इट बी द सिचुएशन। अगर वहां पे सर्कुलर मोशन है तो कंपल्सरी ए आर और ए सी इज नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। क्लियर? गुड मॉर्निंग। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे जो ए आर होता है उसको कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले हैं। एक है आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, दूसरा है वी स्क्वायर अपॉन आर, तीसरा है वी इंटू ओमेगा। अब ये आता कैसे है? इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन उसका हमें कुछ एप्लीकेशन में काम नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करके दे रहा हूं, ठीक है। देखो, रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको कैलकुलेट करने के लिए 3 फॉर्मूले कौन से? आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी इंटू ओमेगा। वंस अगेन, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, वी स्क्वायर बाय आर, वी इंटू ओमेगा। फिर से देखो बोर्ड पे कौन से? आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी इंटू ओमेगा। आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, v square upon r and v into omega। है क्लियर? Yes, sir. Sir. यहाँ Yes, पे sir. मीनिंग्स बोलो। व्हाट इज r? Radius. 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 वेरी गुड। व्हाट इज ओमेगा? Angular velocity. Angular velocity. व्हाट इज v? Linear velocity. Linear velocity. ओमेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे? Theta by t. नहीं, सारे फॉर्मूले बोलने पड़ेंगे। देखो, 2. r तो रेडियस से डायरेक्ट गिवन होगी, नहीं तो कैलकुलेट करनी होगी। ओमेगा कैलकुलेट करना है तो थीटा बाई टी, या फिर डी थीटा बाई डी टी, या फिर 2 pi by t. या फिर 2 pi n. 2 pi n. तो आज के एसबीटी में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें हमें हर बार ए आर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये ए आर कैलकुलेट करने के लिए हर बार रेडियस दी जाएगी, ओमेगा अगर कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले का यूज करके ओमेगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हमने 3 दिन ऑलरेडी प्रैक्टिस की है। तो ओमेगा कैलकुलेट करने में मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगा। अगर है प्रॉब्लम तो प्रीवियस लेक्चर है, फिर से एक बार देखो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर भी नहीं हो रहा है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। Sir, v by r भी आएगा ना? यस, Omega is equal to v by r. हाँ, ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर, लेकिन वो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है इसलिए नहीं लिखा है, लेकिन अभी बोल दिया आपने बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर। नहीं शिवम, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो नॉन यूनिफॉर्म में कंसिडर करेंगे अपन। चलो, है क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, अगर sir. v कैलकुलेट करना है तो v कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा है? 2 पाई r अपॉन t, या फिर r इंटू ओमेगा, या फिर अपना रेगुलर वाला डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मतलब आपको ए आर कैलकुलेट करने के लिए इंटरमीडिएट पहले इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, एंड इनकी हेल्प लेने के बाद यू कैन कैलकुलेट द ए आर। क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे और एक एक्सेलरेशन हम कंसीडर करेंगे जिसको अपन बोलेंगे नेट एक्सेलरेशन, और ये नेट एक्सेलरेशन जो होगा इट इज डिनोटेड बाय ए होगा। तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू क्या होता है? ऐसे होता है प्रैक्टिकली कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू होता है, सॉरी, ए वेक्टर इक्वल्स टू होता है एटी वेक्टर प्लस ए आर वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल्स टू होता है एटी वेक्टर प्लस ए आर वेक्टर। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे पहले ही बोला है आपको कि वेलोसिटी अगर टेंजेंट के अलोंग एक्ट हो रही है तो बोलो एटी भी कहां पे एक्ट होगा? Tangent के along. टेंजेंट के अलोंग, जो यहाँ पे शो किया है। ए आर की डायरेक्शन कहां पे होती है? Towards Towards the radius. अलोंग द रेडियस, टुवर्ड द रेडियस नहीं, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द Center. तो ये दोनों एक दूसरे को कैसे है? Perpendicular. परपेंडिकुलर है। तो ये 80 हो गया, ये ए आर हो गया, ये जो एक्सेलरेशन मैंने यहाँ पे लिखा है वो बनता है इस डायरेक्शन में, दैट इज ए, नेट एक्सेलरेशन। क्लियर है सबको डायग्रामेटिकली? Yes, sir. Yes, तो sir. अगर मुझे ये 80 एंड ए आर का रिजल्टेंट निकालना होगा
तो मैं वही वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, कौन सा, r इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। बस यहाँ पे क्या होगा, r का मतलब a है, p का मतलब 80 है, q का मतलब ar है, थीटा 90 है, कॉस 90 जीरो इंटू एनीथिंग जीरो। तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात यूसीएम की चल रही है तो 80 जीरो है, इसका मतलब जीरो स्क्वायर जीरो, जीरो प्लस एनीथिंग इज एनीथिंग एंड एनीथिंग का स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन होता है, दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर? Yes, sir. तो इसका वाला एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हो गया? Yes, sir. यही सारी बातें अब हमें रिपीट करनी है फॉर कौन सा एक्सेलरेशन, Non-uniform. कौन सी सर्कुलर मोशन, Uniform. Non-uniform circular motion. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहां पे देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो बाकी कुछ चेंजेस यहाँ पे होंगे नहीं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थी, ये बनेगी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक बार इसको डिफाइन कर दो, क्या होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विथ Non-uniform speed. Variable अगर speed. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, वेरिएबल स्पीड है, तो मुझे बोलो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? Non-zero. नॉन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वहां पे एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है, तो उसको बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी कि यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ऐसे अपन डेफिनेशन में ही बोल रहे हैं नॉन यूसीएम के, तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ही होगा। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो 80 की वैल्यू नॉन जीरो रहेगी, तो कितनी रहेगी? वही जो अपन 1D में पढ़ चुके हैं कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी dv/dt। समझ रहा है? Yes, sir. या फिर यहां पे जो r इंटू अल्फा वाला रिलेशन अपन यूज कर रहे हैं, उसका भी यहां पे यूज होगा r इंटू अल्फा। है क्लियर? Yes, sir. ये वेलोसिटी के फॉर्मूले में रब कर रहा हूं, ठीक है, ये आपको मालूम है, इसलिए मैं फिर से नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पे मुझे एक छोटी सी अरेंजमेंट करनी है कि ये जो dv/dt है, ये जो dv/dt है, इसको मैं dx अपॉन dx से मल्टीप्लाई करता हूं। वेयर dx मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब अगर dx/dx से मल्टीप्लाई किया, दोनों कैंसिल होते हैं, मतलब 1 बचता है, 1 इंटू एनीथिंग एनीथिंग रहता है। यानी कि मैथमेटिक्स हमें अलाउ करता है कि आप ये स्टेप कर सकते हो, बस कैंसिल नहीं करना है। लेकिन ये क्यों एडजस्टमेंट की, समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट ऐसे मुझे करनी थी, ठीक है ना? कर सकते कि एडजस्टमेंट? Yes, sir. कर सकते हैं. तो मैं आगे की स्टेप में क्या करूंगा, बस ये dx एंड dt यांची जागा चेंज करायची। तो ये बनेगा dv/dx इंटू dx/dt। कुछ भी नहीं किया मैंने, बस इसको उठा के वहां पे, उसको उठा के यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं? Velocity. तो मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का और एक फॉर्मूला मिल गया, v इंटू dv/dx। इसका यूज करके हमें न्यूमेरिकल कभी सॉल्व नहीं करने हैं, लेकिन इसको याद करना है, इसके एप्लीकेशंस हमें बहुत ज्यादा आगे पढ़ने हैं। यानी मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले। समझ में आता है क्या बोर्ड पे, या सेपरेट लिखूं फिर से? नहीं सर। ठीक है, 3 फॉर्मूले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के। कौन से हैं? dv/dt वो तो बचपन से मालूम है, r अल्फा 4 दिन से वही पढ़ रहे, बस ये नया यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, v इंटू dv/dx। क्लियर? Yes, sir. अब उसके बाद यहाँ पे ये जो सेकंड केस वाला एक्सेलरेशन है कि एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है क्या? यस और नो? Once again, I will repeat my question.
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है या सेम होती है? करेक्ट? शिवम, श्रवण, स्वप्नील, देवेश, तेजस, प्रणिता, नाही समजलं मी काय बोलतोय? आवाज आ रही बेटा? गुड मॉर्निंग. Yes, sir. चेंज होती सर. क्या बोला मैंने? चेंज होगी या नहीं होगी? होगी. होगी होती है सर. चेंज. वेरी गुड. वही तो डिस्कस किया है 40 मिनट तक कि सर्कुलर मोशन कोई भी है, यूनिफॉर्म है तो भी डायरेक्शन चेंज होगी, नॉन यूनिफॉर्म है तो भी डायरेक्शन चेंज होगी. तो अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन यानी AR यहाँ पे जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? नॉन जीरो. Non नॉन zero. जीरो होगा. और वो AR या AC इसको बोलते क्या है अपन? रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ये ऑलवेज एक्ट कहां पे होगा? अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर. इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले वही रहेंगे, R इंटू ओमेगा स्क्वायर या फिर V स्क्वायर बाय R या फिर V इंटू ओमेगा. यहां तक क्लियर है? ये छोड़ दो. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. अब दोनों एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो नेट एक्सेलरेशन बनेगा A वेक्टर इक्वल्स टू AT वेक्टर प्लस AR वेक्टर. डायग्रामेटिकली हमने यहाँ पे इसको शो किया है. तो अगर मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, मुझे फिर से यही सेम फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. कौन सा? A इक्वल टू रूट ऑफ AT का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर. क्लियर? Yes, sir. यस, नो? Yes, sir. So this is all about accelerations in the circular motion. ध्यान से देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो. वही बातें जो पहले थी लेकिन आपको नोटबुक में फिर से लिखनी है. आप नोटबुक में एडजस्टमेंट नहीं करेंगे. हो गया स्क्रीनशॉट? सब देख के क्लियर हो गया? यस. यस सर. अब यहाँ पे जो है हमने टेंजेंशियल लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया है. तो यहाँ पे जो हमें मालूम हो गया, एकदम सिंपल बातें हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम उतनी ही कंफ्यूज करती है. इसलिए आप इसको इजी नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा सिरियस लेंगे. एक्सेलरेशन इन द सर्क्युलर मोशन शिकवताना जेवढा सोपा वाटला पॉइंट तेवढा सोपा नहीं है. इट्स ए मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट फ्रॉम द सर्कुलर मोशन. बाकी पूरी सर्कुलर मोशन एकदम इजी होती है. सिंपल कंडीशन है जो हमने आज डिस्कस किया था. 2 मिनट में मैं सारा पार्ट रिवाइज कर देता हूं कि स्टार्ट में मैंने बोला था कि जो भी सर्कुलर मोशन अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो पार्टिकल एक्चुअल में मूव होता है अलोंग सरकमफरेंस. तो जब पार्टिकल सरकमफरेंस के अलोंग मूव हो रहा है, तो सरकमफरेंस के अलोंग मूव होते टाइम पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है अलोंग टेंजेंट. तो प्रॉब्लम क्या है? देखो कि एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन कांस्टेंट है तो भी होता है. अगर वहां पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है. या फिर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी चेंज हो रहे हैं तो वहां पे भी एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है. ये एक्सेलरेशन की कंडीशन थी. तो सर्कुलर मोशन में ये तो कंफर्म हो गया कि अगर पार्टिकल सरकमफरेंस के अलोंग मूव हो रहा है, तो जैसे जैसे पॉइंट चेंज होगा वैसे डायरेक्शन चेंज होगी. इसका मतलब कोई भी टाइप की सर्कुलर मोशन रहने दो. हमारे पास दो ही टाइप के हैं, एक यूसीएम दूसरी नॉन यूसीएम. एक यूसीएम दूसरी नॉन यूसीएम. यूसीएम में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहने वाला है, नॉन यूसीएम में ये भी कांस्टेंट नहीं रहने वाला. तो वहां पे हमने देखा और कंक्लूड किया कि अगर बात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की होगी तो वहां पे मैग्नीट्यूड के चेंज होने से जो एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है यानी AT वो 0 रहेगा. लेकिन डायरेक्शन के चेंज होने से जो एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है दैट इज रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AR और AC which always acts along the radius and toward the center. ये कभी 0 नहीं होगा. तो 0 नहीं तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसको कैलकुलेट करने के लिए 3 फॉर्मूले, R ओमेगा स्क्वायर V इंटू ओमेगा V स्क्वायर बाय R, R इंटू ओमेगा स्क्वायर V इंटू ओमेगा V स्क्वायर बाय R, R इंटू ओमेगा स्क्वायर V स्क्वायर बाय R V इंटू ओमेगा. अब ये R V ओमेगा पहले ही है जो अपन 3-4 दिन से पढ़ रहे हैं, नया कुछ भी नहीं उसमें. उसके बाद हमने देखा कि सर्कुलर मोशन में अगर यूसीएम की बात चल रही है तो AT 0 था, AR नॉट इक्वल टू 0 था, विच इज गिवन बाय R ओमेगा स्क्वायर V स्क्वायर बाय R एंड V इंटू ओमेगा था. तो वहां पे जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो बनेगा A वेक्टर इक्वल्स टू AT वेक्टर प्लस AR वेक्टर. बट अगर यहाँ पे AT 0 ही है तो नेट एक्सेलरेशन भी इक्वल टू AR ही रहेगा. कहां पे? इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन.
लेकिन अगर वही नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वहां पे मैग्नीट्यूड चेंज होगा, यानी मैग्नीट्यूड के चेंज होने से जो इंड्यूस्ड होने वाला एक्सेलरेशन है दैट इज एटी, वो नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। तो एटी अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या है एटी, एटी अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो एटी होगा डीवी बाई डी टी, या फिर आर इंटू अल्फा, या फिर एक डिराइव करके नया फॉर्मूला दिया है दैट इज v इंटू डीवी बाई डी एक्स। उसके बाद में डायरेक्शन तो हर बार चेंज ही होती है, इसलिए ए आर ए सी भी नॉट इक्वल टू जीरो रहेंगे। ए आर ए सी का मतलब रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द डिस्टेंस टुवर्ड द सेंटर विच इज गिवन बाय आर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर और v इंटू ओमेगा। एंड ये दोनों अगर प्रेजेंट है तो वहां पे नेट एक्सेलरेशन बनेगा a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एटी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। ये बन गई बात नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो ये हो गए एक्सेलरेशंस इन द सर्कुलर मोशन। क्लियर है? यस सर। सर शिवम क्या बोल रहा है बेटा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है तुम्हारा स्टेटमेंट। ठीक है, चलो अब सेम बात है, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात तो हो गई, लेकिन अगर हम ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को इंक्लूडिंग एंगुलर एक्सेलरेशन भी डिस्कस करेंगे तो देखो पहले क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वहां पे एटी जीरो होता है। एटी का मतलब बोलो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्यों इंड्यूस होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, उसके बाद यहां पे अल्फा का क्या होगा बोलो, अल्फा का मतलब क्या है पहले? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है देखो, v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा है, ओमेगा इक्वल्स टू v बाय आर है। तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड अपन कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन का कंसर्न नहीं है। रेडियस कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, इसका मतलब ओमेगा भी कांस्टेंट। ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन ओमेगा होगा ही नहीं, मतलब अल्फा कितना होगा? जीरो। जीरो होगा। उसके बाद में यहाँ पे ए आर रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर या फिर वी इंटू ओमेगा, ये तीन फॉर्मूले अपन यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हमें बोला गया है कि नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये नेट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रेडियल एक्सेलरेशन ही होता है विच इज अगेन गिवन बाय आर इंटू ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर या फिर वी इंटू ओमेगा। क्लियर? यस यस सर। सर। सेम पार्ट अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए लिख दूं यहाँ पे, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अब बोलो एटी कितना होगा? जीरो होगा क्या? नाइन। क्यों नहीं होगा? यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जीरो नहीं होगा तो कितना होगा? नॉन जीरो। अरे पागल, नॉन जीरो मतलब फॉर्मूला डीवी बाई डी टी आर इंटू अल्फा या फिर v into dv by dv dx. by dx। तो यहां पे अल्फा जीरो होगा क्या? क्या होगा अल्फा का? नॉन जीरो। नॉन जीरो होगा। तो अल्फा अगर नॉन जीरो है तो उसको कैलकुलेट करने के वही पुराने फॉर्मूले डी ओमेगा बाई डी टी या फिर एटी बाय आर। यहां पे रेडियल एक्सेलरेशन जीरो हो गया, नॉन जीरो होगा? गुड मॉर्निंग। जीरो। नॉन जीरो। ये कभी जीरो नहीं होता, ये नॉन जीरो ही रहेगा, यानी ये बनेगा आर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर या फिर वी इंटू ओमेगा। एंड अगर हमें यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो ये ए बनेगा इक्वल्स टू रूट ऑफ एटी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। फिनिश। तो these are the acceleration in uniform circular motion, these are the acceleration in non uniform circular motion। लेकिन यहाँ पे जब ये एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस अपन कर रहे थे तो मैंने सिर्फ डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी के बारे में ही डिस्कस किया है। एंगुलर वेलोसिटी भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके डायरेक्शंस का कोई भी डिस्कशन मैंने एक्सेलरेशन में क्यों नहीं किया है? कौन बोलेगा? मैं ये स्टेटमेंट मतलब एक्सेलरेशन शुरू करने से पहले इसका आंसर दे चुका हूं कि आगे हमें इससे रिलेटेड डिस्कशन करना है बोल के। रिपीट करूं क्वेश्चन? हाँ सर। यस सर। मैंने ये बोला कि हम एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस कर रहे थे,
तब मैंने डायरेक्शन 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 के बारे में बहुत डिस्कस किया, किसके? लीनियर वेलोसिटी के। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी तो भी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसके डायरेक्शन का डिस्कशन कुछ भी नहीं किया मैंने यहाँ पे, ऐसे क्यों सनी? सर वो यूनिफॉर्म होती, एक ही परपेंडिकुलर टू वेरी गुड, बोलो। एक्सेल होती है। परपेंडिकुलर टू सर्कुलर प्लेन है, तो उससे क्या हो गया? थीटा 90 सर। Direction different है. नहीं, थीटा 90 का क्या फर्क पड़ता है? थीटा 90 का कोई कंसिडरेशन हमने डिस्कशन किया है नहीं। शिवम बोल। Direction different है. डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने 4 बार स्टेटमेंट रिपीट करके बोला था, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कभी चेंज होती ही नहीं है। जैसे लीनियर वेलोसिटी की होती है, टेंजेंट बदला डायरेक्शन बदल गई, टेंजेंट बदला डायरेक्शन बदल गई, टेंजेंट और बदला डायरेक्शन और बदल गई। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज कांस्टेंट है। कहां पे? along the radius, कहां पे? along the axis of rotation and perpendicular to the circle। तो फिर वो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, इकड़ची है, तिकड़ची है, किधर की भी डायरेक्शन है, सर्कुलर मोशन कौन सी भी है, वहां पे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन एक बार फिक्स हो गई, बाद में वो चेंज ही नहीं होगी। तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन होता है ये हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि वो चेंज ही नहीं होती है, तो उसको कैलकुलेट करने का कभी हमें काम ही नहीं पड़ा, उसको अपन कंसीडर भी नहीं करेंगे और कैलकुलेट भी नहीं करेंगे। क्लियर? यस सर। तो आज का लेक्चर पूरा रिपीट कम से कम 2 to 3 टाइम्स आपको देखना है। ये सारी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है हमें डायरेक्टली डायनेमिक्स के साथ कनेक्ट करने के लिए हेल्प करने वाला है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशंस इन द सर्कुलर मोशन का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। थ्योरेटिकल कंटेंट थोड़ा ज्यादा था, इसलिए इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो है हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाए। तो यहाँ पे आपको जो एसबीटी देनी है सेम पार्ट के ऊपर, तो उसमें यही फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिनकी कंसेप्ट क्लियर हो गई है अच्छे से, वही लोग एबल होंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना? तो ये थ्योरी को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर मैनेज हो गया तो इवनिंग में 8 to 9 या फिर 9 to 10 में आपको बोलता हूं, हम एक एक्स्ट्रा सेशन लेंगे आज के दिन, जिसमें सेम कंसेप्ट के ऊपर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे एंड अरे वाह तेज धीरज, माझा आवाज मला ऐकवतोय। ठीक है, और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, देन आप एसबीटी को अपियर हो जाओ। चलेगा? Yes, sir. Okay sir. तो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन मंडेज लेक्चर। कल आज इवनिंग को न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, कल यूनिट टेस्ट होगी, मंडे से सैटरडे जो डिस्कस हुआ पूरे पार्ट के ऊपर।